नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, प्रधानाध्यापक बहाली एवं सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग 7 के SCRT की पुस्तक अतीत से वर्तमान के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका संग्रह मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अंत तक इस वीडियो को देखें। बहुत ही कम समय में वर्ग 7 के SCRT के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह आपके बीच होगा और ये जो प्रश्न है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आप याद रखेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी के आरंभ में किया था। एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो मिनहाज उस सिराज जो है वो एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। अरब लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। तो भारत में एक नए धर्म अर्थात इस्लाम का आगमन जो हुआ वो अरब लोगों के द्वारा हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। आप सभी जानते हैं कागज का पहला प्रयोग चीन में हुआ था। अब यहाँ जोड़े बनाना है, मिलाना है। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताता है। भक्ति संत दरिया साहब थे, उसको मैच कर लीजिएगा। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है और मान सिंह ने बैकटपुर का शिव मंदिर बनवाया था। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोड़े बनाना है। सोमनाथ जो है गुजरात में है। पाल वंश का शासक बंगाल में था। पाल वंश का शासन बंगाल में था। गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक था। पाल वंश से ही उनका संबंध था, लेकिन लोगों ने उन्हें अपना शासक चुना था। कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बिंदु था। वहीं पर पाल, प्रतिहार और गुर्जर आपस में कन्नौज के लिए संघर्ष करते थे और त्रिपक्षीय संघर्ष इन तीनों के बीच हुआ था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। इसे याद रखेंगे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर खाली स्थान को भरना है। दिल्ली की स्थापना किस वंश के काल में हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तोमर राजपूत वंश के काल में दिल्ली की स्थापना हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो नहरों का जो प्रथम बार निर्माण करवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। इसे याद रखिएगा। अब मिलान करना है। प्रारंभिक तुर्क वंश कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी जानते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। तो साथियों, ये आप कह सकते हैं कि ये जो भारत में सल्तनत काल के जो प्रमुख राजवंश है, जो 5 प्रमुख वंश हैं, इनके संस्थापक का नाम है। इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मनसब एक पद होता था मुगल काल में अकबर के दरबार में। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। सूबेदार जो गवर्नर का पद होता था, वो सूबेदार जो होता था वो गवर्नर के समकक्ष माना जाता था। वर्तमान समय में इसे गवर्नर मानते हैं हम लोग। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है और महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ से अर्थात चित्तौड़गढ़ से है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुई, आप सभी जानते हैं। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसकी सैनिक संख्या को दिखाता था। 2 चीज था साथियों, जात और सवार। जात मनसबदार के पद और वेतन का आधार जात होता था और सवार जो होता था कि मनसबदार कितनी संख्या में सैनिक रखता है वो सवार होता था। तो जात और सवार मुगल काल में ये मनसबदार के पद, वेतन और सैनिक संख्या का द्योतक था। शेर शाह ने सरायों का निर्माण बड़ी संख्या में करवाया। सराय अर्थात आराम गृह कह सकते हैं, यात्रियों के लिए सड़क किनारे जो सरायों का निर्माण शेर शाह के द्वारा बड़ी संख्या में करवाया गया। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था, जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। तो अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अबुल
फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी? 2 शैलियां थी, आप सभी जानते हैं साथियों, द्राविड़ शैली और नागर शैली। दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली में मंदिर बनते थे और उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर बनते थे। बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? महाबोधि मंदिर सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है नागर शैली का। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? मनेर स्थित मकबरा सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। हालांकि ये सभी बिहार में ही बनाया है, तेलहरा का मस्जिद, बेगू हजाम का मस्जिद, मलिक बया का मकबरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है उसमें वो मनेर स्थित मकबरा है। मुगलकालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? शाहजहां के काल में। आप सभी जानते हैं शाहजहां को महलों का राजकुमार भी कहा जाता है। उनके समय में मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंचा। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, इस प्रकार से आप लाल किला का निर्माण करवाया। शाहजहां ने बहुत सारा निर्माण करवाया। उनके समय में स्थापत्य कला चरम पर पहुंचा, इसलिए उन्हें महलों का राजकुमार भी कहा जाता है। शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1638 ईस्वी में उन्होंने लाल किला का निर्माण दिल्ली में करवाया। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित थी, गलत है, अभी बताएं। नागर शैली उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली। कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है, ये भी कथन गलत है, ये उड़ीसा में है। गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने 1250 में इसका जो है मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, सूर्य देव को समर्पित है, और गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव, जिन्होंने 1250 में इनका निर्माण करवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम विकास पर पहुंचा। अभी जिक्र किए कि शाहजहां के काल में चरम विकास पर पहुंचा, इसलिए ये कथन भी असत्य है। शेरशाह का मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल के वास्तुकला के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। ये उनका जो मकबरा है उसमें दोनों के कहें सल्तनत काल का भी उसमें कुछ अंश दिखता है और मुगल काल का भी, अर्थात ये दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल का निर्माण प्रथम उदाहरण बेगू हजाम मस्जिद, याद रखिएगा, ये कथन सत्य है। यानी उपासना स्थल की बात, सबसे महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो मनेर स्थित मकबरा है, लेकिन प्रथम उपासना स्थल बिहार में मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है तो बेगू हजाम का वो मस्जिद है, इसे आप याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। मंदिर नगर मिलान करना है तो तिरुपति मंदिर नगर है, तीर्थ स्थल पुष्कर हैं, प्रशासनिक नगर दिल्ली है, बंदरगाह नगर गोवा है और वाणिज्यिक नगर पटना है। ये उस समय की बात है, ये मध्यकाल की बात है साथियों। अभी की बात करें तो पटना भी अपने आप में एक प्रशासनिक नगर है, जहां से पूरे बिहार का नियंत्रण प्रशासन चलता है। आगे बढ़ते हैं। सिंध विजय किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय की थी 712 ईस्वी में, आप सभी जानते हैं। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? अलबरूनी। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, परीक्षा में आता रहता है, आप इसे याद रखेंगे। भारत में कुर्ता पायजामा का प्रचलन किसके आगमन से शुरू हुआ? तो मुसलमानों के आगमन से भारत में कुर्ता पायजामा का प्रचलन शुरू हुआ। अलवार और नयनार कहाँ के भक्ति संत थे? ये दक्षिण भारत के थे। अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे, याद रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अब इन्हें सुमेलित करना है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। शंकर देव भक्ति संत थे, इनका संबंध असम से है। नानक देव का संबंध पंजाब से है। एकनाथ, अभी भी आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में है, तो याद रख सकते हैं आप। एकनाथ जो भक्ति संत थे उनका संबंध महाराष्ट्र से है। मीराबाई राजकुमारी थी, राजस्थान से उनका संबंध है। और संत दरिया साहब का संबंध बिहार से है। आगे बढ़ते हैं साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 11वीं शताब्दी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उर्दू जो एक भाषा है, आप सभी जानते हैं विश्व के कई हिस्सों में बोली जाती है, भारत में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है उर्दू को, और उर्दू की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई थी। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर होता है। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू, इसलिए आप हिंदुस्तान बोला जाता है। सिंधु नदी के ईस्ट वाले हिस्से को ईरानी लोग हिंदू कहते थे। अकबर के नवरत्न में इनमें से कौन थे? तो तानसेन थे, तुलसीदास नहीं थे, कबीर नहीं थे, बैरम खां तो थे लेकिन संरक्षक के रूप में थे, नवरत्न के रूप में नहीं थे। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस। आप सभी जानते हैं साथियों, तुलसीदास को
किस मुगल बादशाह के समकालीन माना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अर्थात उन्हीं के समय में तुलसीदास भी थे। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? मराठा। यानी मुगलों के उत्तराधिकारी अर्थात मुगल के पतन के बाद जो मजबूत राज्य उभरा भारत में, वो मराठा थे। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिएगा, शक्तिशाली सैनिक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो परिवर्तित किया वो गुरु गोविंद सिंह ने किया। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1674 ईस्वी में शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आप सभी इसे याद रखेंगे। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन होता था? पेशवा। यानी मराठा में बहुत सारे राज्य रजवाड़े मिले होते थे, खासकर सिंधिया, होलकर और जो भोंसले, गायकवाड़, ये सब मिल करके मराठा परिसंघ का निर्माण करते थे और उनका प्रमुख जो होता था वो पेशवा कहलाता था। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैच करना है, मिलाना है। ठेकेदारी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। सरदेशमुखी एक कर था जो मराठा ने लगाया था। निजाम उल मुल्क शासक थे, हैदराबाद के संस्थापक माने जाते हैं। सूरजमल का संबंध जाट से, एक जाटों के प्रसिद्ध नेता थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन होता है, इसे भी आप सब याद रखेंगे। तो साथियों, इस तरह से समाप्त हुआ मात्र 11 से 12 मिनट में हमारा वर्ग 7 का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था इतिहास का, SCERT वर्ग 7 के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 12 मिनट में समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह वर्धन करें। इसी तरह से बहुत कम से कम समय में आपके बीच सभी क्लास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।